जी, सब दिख रहा है? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कई दिन से हम क्लास ले रहे हैं। मुख्तलिफ सिनफ़ों पर भी क्लास हुई है, ग़ज़ल पर हुई और इल्हाम पर हुई और दीगर मज़ामीन पर भी हुए हैं। आज भी एक मज़मून है, इसको देखिए। वक्त के सबसे बड़े अदीब और नक्काद ने लिखा है। बड़ी इनकी अ, नाम है और बड़ी कद्र व कीमत भी है। तो इसी मज़मून को हम आज पढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। चूँकि हम जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और इम्तिहान की जो नहज है, उसके लिए मेरा अपना मानना है, मेरा अपना तज्ज़िया है कि सिर्फ़ 1 महीना काफ़ी है, सिर्फ़ 1 माह। बाकी के दिनों में आप किताबों की मुताला कीजिए, पढ़ने-लिखने का शौक पैदा कीजिए और आखिर के 1 महीना में आप प्रैक्टिस कीजिए और बाकी चीज़ें कीजिए। शुरू से उसी में लगा देंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएँगे आप। चलिए अब देखते हैं। ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। उर्दू और हिंदुस्तान दोनों के अंदर क्या रब्त है? क्या चीज़ें उर्दू के फलने-फूलने में कारगर हुईं? हम देखते हैं। हिंदुस्तान एक लंबा-चौड़ा देश है, जिसमें कहीं ऊँचे पहाड़ और गहरी नदियाँ रास्ता रोकती हैं। कहीं फैले रेगिस्तान हैं, जिनमें आबादी कम है। कहीं ज़मीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को वो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले भी। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की ज़ुबानें और बोलियाँ बोलते हैं। लेकिन ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज़्यादा हो गए। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से दिनों से यहाँ आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब-अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब-अजीब ज़ुबानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो एक मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इस मुल्क में अलग-अलग होने पर भी सबके मिल-जुल कर रहने की गुंजाइश है। माइक बंद कर लीजिए। ज़ुबान कैसे वजूद में आती है और चलन उसका कैसे आम होता है और हम जिस ज़ुबान के स्पेशलिस्ट होने जा रहे हैं, यानी अपने आप में प्रोफ़ेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होंगे, ज़ाहिर-सी बात है प्रोफ़ेसर और फिर बात एक ही है, क्योंकि प्रोफ़ेसर बनने के लिए इस रास्ते से आपको गुज़रना ही होगा। अब अगर उसमें आप स्पेशलिस्ट होने जा रहे हैं, प्रोफ़ेसर होने जा रहे हैं और ये चीज़ें भी अब नहीं पढ़ सक रहे हैं, पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या पढ़ाएँगे बच्चों को? अब हम सारी ख़ामियाँ हुकूमत को लगाएँगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। हम पहले भी कहे तो और आज भी कह रहे हैं। आप अपने नाम पर कोई रिसाला नहीं है, आपके नाम पर नहीं ले पा रहे हैं आप, 100 डेढ़ सौ रुपए का रिसाला नहीं निकाल पा रहे हैं, किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, मज़ामीन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा ना। आपको लगेगा फलाँ आदमी नोट दे देगा। हम बार-बार इस बात को इस तरह बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी वजह है। इसकी वजह ये है कि आपके अंदर जुस्तजू पैदा हो, चीज़ों की खोजने की, तलाश करने की और किताबों को पढ़ने की। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, यकीन जानिए आपके बदला में कोई भी नहीं पढ़ेगा। आपके माँ-बाप ही क्यों ना हों, आपका अज़ीज़ दोस्त ही क्यों ना हो, इल्म एक ऐसी ताकत है और एक ऐसी चीज़ और दौलत है, जिसको हासिल करने के लिए बज़ाते खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप मालदार से मालदार हों या गरीब से गरीब। जब तक आप बज़ाते खुद मेहनत नहीं करेंगे, आपको इल्म कभी भी नहीं आएगा। ये यकीन रखिए और इसको गठरी बाँध लीजिए। और अगर आप दुनिया में सुरखरू होना चाहते हैं, साहिब-ए-इज़्ज़त होना चाहते हैं, तो आपके पास इल्म होना चाहिए। इल्म जिसके पास है, वो किसी से नहीं दबता है, चाहे वक़्त का हुक्मरान हो, चाहे जो भी हो। मेहनत कीजिए, मुताला कीजिए। आइए देखते हैं, इसलिए मैं बार-बार मुख्तलिफ मज़ामीन इसलिए ला रहा हूँ। आपको लगता होगा कि इस यूनिट पे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? यूनिट पे होगी, बहुत बड़ा मसला नहीं है।
कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको ज़िया उर्दू में या दीगर हैं वहाँ नहीं मिल पाएँगे। इसलिए मुताला कीजिए चीज़ों का। मैं बार-बार अलग-अलग मज़ामीन क्यों ला रहा हूँ ताकि आपके अंदर शौक पैदा हो। ये मज़ामीन कहाँ से आते हैं, किस किताब से ले लिए। कल मैंने दूसरे मज़ामीन पढ़ाए आपको इल्हाम गोई के बारे में। आज मैंने लाया ज़ुबान के बारे में, कि ज़ुबान कैसे वजूद में आती है। देखिए, ये बताना कठिन है कि 5000 बरस यहाँ पहले कौन आया? अपने आप में सवाल है। जब हम तारीख़ तख़मीना लगाते हैं कि 5000 लोग 5000 से लोग 5000 साल से लोग यहाँ रहते हैं, तो पहले कौन आया? ये अपने आप में मुश्किल का मरहला है ना, पहले कौन आया? देखिए, खुद लिखते हैं साहब किताब, ये बताना कठिन है कि 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इसी ज़माने से यहाँ दूर-दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने-पीने की खोज में छोटी-छोटी टोलियों में मारे-मारे फिरते थे। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी तहज़ीब से वाकिफ़ नहीं हैं, उसकी बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो बड़ी कमी की बात होगी ये। ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, हम जानना चाहिए। जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल-पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे, उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था कि हिंदुस्तान में सबसे पहले किस ज़ुबान का ज़िक्र आता है, तो बताइए? बताइए, मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए, कई मरतबा बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि हिंदुस्तान के सबसे पुरानी ज़ुबान कौन है, बताइए? अब इसका ज़िक्र भी आगे आएगा। देखता हूँ कौन बताते हैं। बताइए, बताइए। कई मरतबा बता चुका हूँ, अभी एक भी सही जवाब नहीं आया है। अभी एक भी सही जवाब नहीं आया है। कोशिश कीजिए, सबसे पुरानी ज़ुबान कौन है हिंदुस्तान की? जो कि मैंने बताया हुआ है कि आपको ये अब देखिए मैं अब चूँकि यहाँ बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, मेरी आदत है बोलने की, ताकि आपकी तवज्जो मरबूत हो, हिंदवी। बोलिए। अब हिंदुस्तान के सबसे पुरानी ज़ुबान का नाम हमें याद नहीं है। कैसे काम आएगा? बताइए। ये मेरा बताया हुआ है। देखिए, आगे आता है। अब सोचिए, आपका इम्तिहान जून में है और अभी से आप सारा वक़्त बर्बाद कर दे रहे हैं इधर-उधर घूमने में। एक जवाब आया मुंडा अब्दुल रब का। एक जवाब सिर्फ़ सही आया मुंडा। सबसे पुरानी ज़ुबान हिंदुस्तान की वो मुंडा है। नहीं, उस बात की है। ये ख़ानदान है एक, द्राविड़ीय ख़ानदान है। देखिए यहाँ आप, इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल अब बता दिया ना आपको देखिए, अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वह जो ज़ुबान बोलते थे, वह आज भी अलग है। इनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं। मुंडा मैं आपको निशानज़द कर देता हूँ, लिख लीजिए। हिंदुस्तान की सबसे कदीम ज़ुबान जो है, वह मुंडा है। देखिए, और एक सवाल ये भी यहाँ मिल गया आपको, सबसे कदीम कबीला कौन-सा है? वह कोल और मुंडा, याद कर लीजिएगा। आज के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे आएँगी? जब तक मुताला नहीं करें, कभी भी नहीं आ पाएँगी। चलिए, इनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं। हिंदुस्तान के सबसे पुरानी ज़ुबान और सबसे पुरानी जो है कि बस्ती और कबीला यही है और अपनी बोलियाँ बोलते थे। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है, जो कोई बोली बोलती ना हो। यही बात आम तमाम इंसानों में मिलती है। देखिए, उनके हज़ार, डेढ़ हज़ार बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से वह लोग आए। बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए, समझ गए? उनके 1000 साल बाद यानी मुंडा जो कबीला है, हिंदुस्तान का सबसे कदीम कबीला है, सबसे कदीम बस्ती है।
और मुंडा और कोल हिंद, देखिए यहाँ मैंने निशान ज़द किया अभी, फिर देखिए हिंद, देखिए कोल और मुंडा ये हिंदुस्तान के सबसे पुरानी बस्ती है और सबसे पुरानी जुबान है। ये बात सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलेगी आपको जो लोग मुताला करके पढ़ा रहे हैं या जो आपको किताब से पढ़ा रहे हैं। ये बात जान गए। आप दावड़ी कह रहे थे, मुख्तलिफ जवाब दे रहे थे। अब देखिए यहाँ आगे। तबीयत बहुत दुरुस्त नहीं है तो किसी से भी पढ़वा सकता हूँ। मैंने दे दिया था, ये मजमून दे चुका हूँ आपको, तो जब भी कहूँगा तैयार रहिएगा। देखिए मुंडा और कोल के बाद कौन सी कौम आती है? देखिए इनके उनके यानी कोल और मुंडा के उनसे मतलब वही मजहबी लौट रही है। हजार डेढ़ हजार बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से, अब एक सवाल ये भी बनता है द्राविड़ कहाँ से है, तो पश्चिम की तरफ से वह लोग आए जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है। देखिए ये आपको जहन में होना चाहिए, पश्चिम की तरफ से आए। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल, तेलुगु जुबानों के नाम सुने होंगे, ये उन्हीं लोगों की जुबानें हैं। अब यहाँ पता चल गया कि तमिल और तेलुगु ये द्राविड़ी खानदान से निकली हुई है। समझ गए? आगे जी। इन लोगों ने लिख लीजिए, जो भी सवाल आता है आपको हम आखिर में मौका देंगे, कॉपी पे नोट करते चलिए, बीच में नहीं। इन लोगों ने करीब करीब 4500 बरस पहले सिंध और पंजाब में बड़े बड़े शहर बसाए और अच्छी अच्छी इमारतें खड़ी की। बहुत दिनों तक इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था, मगर कोई 50 बरस हुए खुदाई करके हड़प्पा और मोहन जुदारो के शहर निकाले गए, जिनको देखकर हम इन पुराने लोगों की जिंदगी और रहन सहन के बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आज ये इलाके पाकिस्तान में। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी भी कौम की निशानी को हम कैसे जानते हैं बताइए? किसी भी कौम के बारे में हमें जानना हो तो हम कैसे जानेंगे कि फला कौम आबाद थी और किसी ज़माने में उसकी तारीख मिलती है, बताइए? कैसे खोज करेंगे? कैसे मालूम चलेगा? खोज करेंगे तो क्या मिलेगा? असल जवाब वो होना चाहिए, बताइए? उसकी अलामत, उसकी निशानी। जैसे आज भी अशोक के लाटों पर उस ज़माने के हिसाब से चीज़ें तहरीर की हुई होंगी, लिखी हुई होंगी। ज़ुबान ठीक है, और ज़ुबान कैसे महफूज़ होती है? लिखने से। ज़ुबान कैसे महफूज़ होती है? लिखने से। एक बड़ा मशहूर कौल है हज़रत अली की, हज़रत अली का कौल है, लेकिन मुझे अभी ज़हन में मुस्तहज़र नहीं है, तो मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ अरबी में, उसको उर्दू में बता देता हूँ आपको कि अल किताबतु क़ैदुन, हाँ, लफ्ज़ यही है, अल किताबतु क़ैदुन। अगर आप लिखते हैं, तो आप इल्म को महफूज़ कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर लिखने की सलाहियत है, लिखने के आदी हैं और इल्म से दिलचस्पी रखते हैं, और ये हकीकी अलामत है, जिस शख्स को भी इल्म से शगफ है, वो लिखता है। आप देखिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे या जिस भी कबीले से, जिस गाँव से होंगे, जिस शहर से, आपके जब गाँव के जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होगी, वो शख्सियत लिखती होगी। और लिखने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने कल कल आपको बताया था, फिर आज बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। लिखने का सबसे आसान तरीका है बगैर किसी मवाद के, कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं उसी को लिखिए। 1 दिन लिखिएगा, 2 दिन लिखिएगा, 2 दिन के बाद पहले दिन जो लिखा था उसको चेक कीजिए। आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपने क्या गलती की लिखने में। आपने सुना होगा ना नज़ीर अकबराबादी, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा, बताइए? उन्होंने तो साफ लिखा है कि मेरे कोई उस्ताद नहीं थे। हम वक़्तन-फ़वक़्त अपने असातिज़ा को दिखा लेते थे, कहीं नहीं मिलता तो ऐसे सीखते होंगे ना वो लोग भी। इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। कल ही का मेरा मुताला है। लिखने का सबसे आसान तरीका, किसी का बर्थडे है लिख लीजिए। फलाँ दिन की बात है, मेरे एक दोस्त थे, उनकी यौम पैदाइश पर हमने खुशियाँ मनाई, लिखते चले जाइए। इसमें किसी भी किताब की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे मीर गालिब का तज़्ज़िया करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि मीर गालिब के शेर का तज़्ज़िया कीजिए। इसलिए हम कई दिन से मुख्तलिफ मज़ामीन ला रहे हैं, ताकि आपका ज़हन तैयार हो जाए। चूँकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा यूनिट वाइज़, तो आपको लगेगा कि हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं, हमें सवाल क्यों नहीं बताया जा रहा डायरेक्ट।
लिखने का तरीका है। तो किसी भी कौम की हम तलाश करेंगे, खोज करेंगे तो उसकी निशानी पाएँगे। निशानी क्या? वह चीज़ें चूँकि उनकी बोली तो महफ़ूज़ नहीं रहेगी ना, तो मुनक़ते हो चुकी 2000 साल पहले जाएँगे तो बोली कौन सी समझ पाएगी? लेकिन जब उनकी खुदाई करेंगे तो उस ज़माने की जो ज़ुबान होगी, जो कुनिंदा होंगी, तहरीर-शुदा होंगी, वह मिलेगी। तो उससे आप तख़मीना लगा सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं आप। चलिए, ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर में देखिए, बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वग़ैरह में एक मगर अब भी बहुत से लोग ये जानते हैं कि इसी ज़माने से यहाँ दूर-दूर के लोग आने लगे। 1 सेकंड। हाँ, रिपीट है ना? मुझे भी लगा है कि क्यों वो नहीं मिला? मेरे पास किताब भी है। इसलिए मैं टेक्स्ट भी रखा हूँ अपने सामने। 1 सेकंड। सही किया आपने बता दिया। इसलिए मैं अपने सामने टेक्स्ट भी रखा हूँ ताकि गलती ना हो। 1 सेकंड रुक जाइए। ये तो था हिंदुस्तान। ये देखिए, ये सही है यहाँ से। देखिए, बहुत सही। हाँ, और तुर्किस्तान वग़ैरह में एक और कौम जिसे आम तौर से तारीख़ में आर्य कहा जाता है। अब इस 3 सफ़े में आपने क्या जान लिया? मुंडा, उसके बाद द्राविड़ ख़ानदान के बारे में जान लिया थोड़ा बहुत। अब आइए आर्य की तरफ। और कौम जिसे आम तौर से तारीख़ में आर्य कहा जाता है, तरक्की कर रही थी। ये कहाँ से लोग आए थे? बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वग़ैरह में एक और कौम, जिसे आम तौर से तारीख़ में आर्य कहा जाता है। यानी जिस ज़माने में द्राविड़ी ख़ानदान यहाँ उभर रही थी, उसी ज़माने में ईरान की तरफ, चीन की तरफ आर्य समाज भी उभर रहा था, तरक्की के मनाज़िल तय कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3,500 वर्ष हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। बताइए उत्तरी भारत से मुराद कौन सी जगह है? किसका इलाका? ये आपके लिए सवाल है। जगह बताइए, शुमाल नहीं, उत्तरी भारत का आपने तर्जुमा कर दिया शुमाल। कोई शहर का नाम बताइए। पंजाब। ठीक है। इन लोगों ने बहुत सी नज़्में, भजन और गीत लिखे। ये लोग ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़ुबान बोलते थे, उसे आर्याई ज़ुबान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, ज़ुबान संस्कृत का वजूद कैसे हुआ? तो आर्या ज़ुबान की ज़ुबान से संस्कृत ज़ुबान वजूद में आई। समझ गए? चलिए। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़ुबानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। किससे? आर्या ज़ुबान से। और जब तुम आगे पढ़कर इसी ज़ुबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा आगे बढ़कर सब एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं। एक सवाल आपसे बना था एनटीए में, मैं अब बताता हूँ कैसे सवाल बनेगा। मतन की क्लास का क्या ही कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। एक तो मालूमात मिलेगा, इल्मी मालूमात आपको मिलेगा। दूसरी बात यही सवाल बना था कि फ़ारसी और संस्कृत ज़ुबानें एक दूसरे से मिली हैं। ये था आपको याद है? मैंने जब आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, तो मैं पेपर करा बताया था। अब पेपर में आ भी चुका है। तो देखिए यहाँ से पता चल गया आपको कि संस्कृत, फारसी, जर्मनी, यूनानी ये सब ज़ुबानें एक दूसरे से मुताल्लिक होती हैं। ज़ुबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़ुबान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ के पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी उसे आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़ुबानें बोलते थे, उनको प्राकृत कहते। अब यहाँ मालूम होना चाहिए आपको प्राकृत ज़ुबान का वजूद कैसे हुआ? देखिए, यहाँ के पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियाँ बोलते थे या मिली-जुली ज़ुबान यहाँ के। धीरे-धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊँचे ज़ात के हिंदुओं की ज़ुबान होकर रह गई। आम लोग उसे
दूर हो गए। ये लोग जो ज़ुबानें बोलते थे, उनको प्राकृत कहते हैं। बताइए कौन लोग? बताइए ये लोग से मुराद कौन लोग हैं? बताइए। आप में से कोई भी बोल सकता है। आम लोग, यानी हिंदुस्तान के जो लोग, चूँकि संस्कृत को ख़ास कर लिया उन लोगों ने, जो आला तबके से संस्कृत वही बोलेंगे। तो जो उनके अलावा जो लोग रहे, आम लोग हो गए, उनकी ज़ुबान को हम प्राकृत के नाम दे दिए। प्राकृत एक ज़ुबान नहीं थी, बल्कि अलग-अलग इलाकों की अलग-अलग प्राकृति थी। देखिए, हज़रत ईसा के पैदा होने के लगभग 600 वर्ष पहले, माइक बंद कर लीजिए, पहले हिंदुस्तान में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्माताओं का जन्म हुआ। इन लोगों ने बुद्ध और जैन मत फैलाया। अपनी बातें कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मज़हब और धर्म की सारी बातें उन्हीं ज़ुबानों में होंगी, जो जनता बोलती और समझती है। ये धर्म, ख़ासकर बुद्ध धर्म, बड़ी तेज़ी से फैला और हिंदुस्तान से निकलकर बर्मा, चीन, जापान और देखिए मलाया, इंडोनेशिया वगैरह, कहाँ गया? इंडोनेशिया, ईरान और दूसरी जगहों पर पहुंचा। जो बात इस वक्त याद रखने की है, वह यह है कि बुद्ध मत की वजह से संस्कृत को धक्का लगा और दूसरी बोलियां और जुबानें तरक्की करने लगी। अगर आप इन चीज़ों से भागेंगे और आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, तो आप कभी भी साहिब इल्म नहीं हो सकते हैं। मेरे उस्ताद बारहा ये कहते हैं कि अगर आपको अपने देश और अपने मुल्क की तारीख मालूम नहीं है, वहाँ की ज़ुबानों के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप मुहज़्ज़ब इंसान नहीं हैं। और भी हम बोलते हैं, ये चीज़ें आपको तहज़ीब याफ़्ता बनाती हैं, कि जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उसके बारे में तारीख को जानिए, वहाँ के पहनावा ओढ़ावा को जानिए, वहाँ के लिबास, वहाँ के आवाज़, बुदोबाश को जानिए। आप उर्दू ज़ुबान के प्रोफ़ेसर बनना चाह रहे हैं और इन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपको कोई कोई सिर्फ़ वली की पैदाइश दे दे, मीर खुसरो की पैदाइश दे दे, तो ये इससे नहीं काम चलेगा। अगर आपका ज़हन सिर्फ़ यहीं तक महदूद है, तो कभी भी आप कामयाब टीचर भी नहीं हो सकते हैं और साहिब इल्म भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसी क्लास कहीं मिले तो ना चाहते हुए भी वहाँ रुक के पढ़िए, कि देखिए क्या कुछ है यहाँ। और आपके ज़हन में सवाल आ रहा है, वहाँ जवाब नहीं मिल पा रहा है, फिर भी उस ज़हन में जो सवाल आया, उसका हकदार वही शख्स है, कि आप उसका शुक्र अदा करें कि उसकी वजह से आपके ज़हन में ये सवाल आया। आप खोजिए, तलाश कीजिए, इल्म क्या है? हमेशा मेहनत और लगन का मुतकाज़ी होता है। आइए देखते हैं। 1500 बरस तक यही सिलसिला जारी रहा। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत खत्म हो गई, नहीं, बल्कि संस्कृत में तो अच्छे-अच्छे नाटक और अच्छी-अच्छी किताबें बाद में ही लिखी गई। मगर इतना ज़रूर हुआ कि दूसरी ज़ुबानें जो दबी पड़ी थीं, उभरी और लोग उनसे भी काम लेने लगे। अब देखिए बताइए कि संस्कृत ज़ुबान में किसी किताब का नाम बताइए जिसमें ड्रामा लिखा है, बताइए। ये किताब आ भी चुकी है इम्तिहान में। गुड, सही जवाब है, नाट्यशास्त्र। समझे नहीं, नाट्यशास्त्र सही जवाब था। ड्रामे के लिए सबसे बड़ी किताब है, सबसे मुस्तनद किताब भी है ड्रामा में, नाट्यशास्त्र। भरतमनि की है। आगे आ जाइए। हिंदुस्तान लंबा-चौड़ा मुल्क तो है। किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए, तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे और धर्मकरण के बाद, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, जब बोलने के बाद फौरन माइक बंद कीजिए, और धर्मकर्म की बातें की। उस वक्त दूसरे प्राकृतों यानी जुबानों का जिक्र करने की जरूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें इससे इसी से काम है। इस प्राकृत को शोरशीनी कहते हैं। ठीक है। उसके पेट से जो भाषाएं पैदा हुई, जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। अब देखो, हम उर्दू पढ़ रहे हैं और तो हमको मालूम नहीं है कि उर्दू की कहानी क्या है। अब आपको बखूबी मालूम हो गया कि उर्दू की जड़ और शाख कैसे तैयार हुई। हम जो जुबान उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, जिस जुबान में हम लेक्चरार बनना चाह रहे हैं,
बल्कि ज़ुबान की नुमाइंदगी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि हम इस ज़ुबान के बारे में बताएँगे। अब इन मज़ामीन को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तलाश करेंगे तो फिर कैसे मामला हल होगा? नहीं होगा ना। आप बताइए, मैसेज कीजिए, क्या ऐसी क्लास पसंद नहीं है आप लोगों को? बताइए, आप कैसी क्लास चाहते हैं? पढ़ाई ऐसी होती है, चूँकि आप आला दर्जे में हैं ना, आला दर्जे में इतना नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें तो बहुत पढ़ने की ज़रूरत है अभी, तो हम सिर्फ़ मज़ामीन आसान-आसान ला रहे हैं ताकि आपका ज़हन लग जाए, आपकी तबीयत लगे पढ़ने में। इसीलिए हम मुख्तलिफ़ किताबों का कल दूसरी किताब पढ़ाया था मैंने, अब दूसरी मुस्तनद किताब निकाल के लाया। क्यों ला रहा हूँ ऐसा? ताकि आपको जो है कि मन लगे, आपकी तबीयत लगे, आप साहिब इल्म हों। ये क्या कि यहाँ-वहाँ में आप टाइम गुज़ार दे रहे हैं। अब ये मज़ामीन आपके पास हो गई, मैंने आपको भेज दिया ग्रुप में, आपको कहा था मुताला करने के लिए दोपहर में भेजा था, आप पढ़ के आए होंगे, एक मरतबा यहाँ पढ़ लिए। अब आपको क्या होगा कि आप एक नई चीज़ लिख सकते हैं। आप एक सफ़ा लिख सकते हैं, 2-3 मरतबा इसी को पढ़कर आप एक सफ़ा लिख सकते हैं। जब तक ये कहानी नहीं जानेंगे, पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। चलिए आइए, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़ुबानें हैं। यह भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफ़ाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, तो इन ज़ुबानों की भी तरक्की हुई। देखिए, अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएँ, तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएँगी और मालूम होगा कि 1000 साल ईस्वी के बाद से जो नई ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाएँगी, इनमें एक उर्दू भी है। यह ज़ुबान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी। उसकी बनावट, इसका रंग, रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़ुबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगी, तो ये वहाँ की ज़ुबान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। ये थी उर्दू की कहानी और आज की क्लास। अब आप बताइए कि आपकी राय क्या है? आपका सवाल क्या है? बताइए, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके पास टाइम। मज़ामीन मैंने ऐसे इंतख़ाब किए जो बिल्कुल आसान ज़ुबान में हों, तो पढ़ने में दुश्वारी भी ना हो, हमें भी दुश्वारी ना हो, आपको भी दुश्वारी ना हो। अब बताइए आप, हम बहुत ज़्यादा लाम-काफ़ नहीं किए, बहुत कान खींच नहीं किए कि आपको समझने में दुश्वारी हो जाए, आप मुतनफ़्फ़िर ना हो जाएँ। बिल्कुल आसान ज़ुबान में, आसान मज़ामीन है। बताइए, आप सवाल कर सकते हैं, आपके पास 2-3 मिनट टाइम है। और हाँ, सोमवार से यूनिट वाइज़ क्लास होने लगेगी, क्लास ख़ास होके रह जाएगी, आम नहीं हो पाएगी। आप में से जो भी ये इरादा कर रहे हैं, फ़ौरन जॉइन कर लीजिए। बोल लीजिए। और सवाल? उर्दू दक्कनी ज़ुबान है, इसमें आपको पढ़ने के बाद क्या लगा? उर्दू कैसी ज़ुबान है? फिर दोबारा क्लास को देखिएगा, कल हम इसको भेजेंगे यूट्यूब पे ना, तो भेजिए, एक मतलब सुनिएगा। उर्दू एक ख़ास ज़ुबान है। ये कहा जाए कि उर्दू की सरपरस्ती कहाँ रही, कहाँ पली-बढ़ी तो दक्कन में। समझ गए? उर्दू को पलने-बढ़ने में, तरक्की पाने में कौन-सा मुल्क या कौन से शहर कामयाबी के साथ नुमायाँ किरदार निभाया, तो दक्कन है। दक्कनी ज़ुबान ही अलग बात हो जाएगी। और कोई सवाल? जल्दी बोल लीजिए, कोई सवाल आपको? नहीं, जैसे ये आपकी गलती है। इन्हीं फ़लसफ़ा को समझाने के लिए मैं अभी पूरी क्लास पढ़ाया है, कि क्या तरतीब बनी और इसी चीज़ को कायम करना है। अब दोबारा आप क्लास देखिएगा, ठीक है? जब समझ में नहीं आएगा तो हमें मैसेज कीजिएगा, फिर हम बताएँगे आपको। एक मतलब आप क्लास ज़रूर देखिए, चूँकि आप लेट से जॉइन किए हैं। ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और कोई सवाल? पूरा मिल जाएगा, चूँकि एक एक चीज़ बताने से काम नहीं चलेगा। पूरा आप क्लास देखिए, आधे घंटे की क्लास होगी, 20 मिनट की, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और कोई सवाल? चलिए ठीक है फिर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल प्रोग्राम में हर हाल में आप लोग जॉइन कीजिए।